एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जो एथलीट होते हैं ना, एथलीट का मतलब होता है जो खिलाड़ी होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जब वो अपना रेस को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं? तो आंसर इज द एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर than usual after finishing the race because during the race athlete need more energy and for release of energy athlete need more oxygen। तो एथलीट ऐसा करते हैं कि एथलीट का जब रेस कंप्लीट होते हैं तो एथलीट बहुत ज़्यादा फास्टली जो है सांस लेने लगते हैं, मतलब हाफने लगते हैं, क्योंकि जब एथलीट रेस कर रहे होते हैं तो एथलीट को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है। और एनर्जी कब मिलेगा? जब वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके एरोबिक रेस्पिरेशन से फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन करेगा, तभी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। इसीलिए वो बहुत फास्टली जो है रेस्पिरेशन करने लगते हैं। उसके बाद नंबर 2, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिमिलरिटीज़ लिखा है। नंबर 1, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल एंड रिलीज एनर्जी। मतलब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। मतलब एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन का मोटिव एक ही है, एनर्जी रिलीज करना। देन नंबर 2, बोथ टेक्स प्लेस इन सेल। मतलब दोनों रेस्पिरेशन जो है वो सेल में ही होते हैं। अभी हम डिफरेंस देखते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं। देन नंबर 2, इन दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन जब कंप्लीट होता है उसका एंड प्रोडक्ट है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल रिलीज होता है। देन नंबर 3, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, जो डस्ट वाला हवा जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस में अंदर की तरफ लेते हैं, तो हमें ना स्नेज होते हैं, मतलब हमें हंसी आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आंसर इज व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर द डस्ट इरिटेट नोज। मतलब जब हम लोग डस्ट वाला हवा इनहेल करते हैं तो डस्ट जो है वो हमारे नाक के अंदर इरिटेशन करते हैं। व्हेन वी स्नीज, जब हम लोग हंसी देते हैं तो जो डस्ट होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, fill 3/4 of each with water, label them A, B and C, keep a snail in test tube A water plant in test tube B and in C keep snail and plant both। Which test tube would have the highest concentration of carbon dioxide। आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेना है। 3 टेस्ट ट्यूब को आपको 3/4 पानी से भर देना है। उसके बाद आपको ना टेस्ट ट्यूब को लेबल करना है A, B और C करके। उसके बाद आपको A टेस्ट ट्यूब में एक स्नेल रखना है, जो एक एनिमल है, उसको आपको वहाँ पे रखना है। उसके बाद B टेस्ट ट्यूब में आपको एक वाटर प्लांट रखना है वहाँ पे।
एंड सी टेस्ट ट्यूब में आपको स्नेल और प्लांट दोनों रखना है। और अभी आपको देखना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब ए में ज़्यादा होगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या रखा था? टेस्ट ट्यूब ए में हमने एक स्नेल रखा था। तो स्नेल क्या करेगा? जब एक्सेल करेगा, ब्रीथ आउट करेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा, है ना। लेकिन फिर क्या होगा? टेस्ट ट्यूब बी और सी में क्या है? प्लांट है। तो प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसे आपको टिक करना है। तो ए है, इन कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू, ऑप्शन इज लंग, गिल्स, स्पाइरिकल, स्किन। जो कॉकरोच होते हैं ये क्या है? ये एक इंसेक्ट है ना। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी के एक साइड में एक छोटा सा होल होते हैं, एक ओपनिंग्स होते हैं, जिसके ज़रिए इंसेक्ट जो है वो रेस्पियर करते हैं, मतलब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। तो उस होल का नाम क्या है? उस होल का नाम है स्पाइरिकल। तो आंसर होगा स्पाइरिकल। नंबर 3 में आपको टिक करना है। देन नंबर बी, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गॉट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी लेग्स में ना पेन होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं? मतलब हमारी लेग्स में ऐसा क्या चीज़ है जो जमा होने की वजह से हमारा जो है क्रैम्प्स होने लगते हैं, पेन होने लगते हैं? ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल, वाटर। तो जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का नीड बढ़ जाते हैं, इसीलिए। लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए क्या होता है? जो हमारे मासल होते हैं, मासल एनारोबिकली रेस्पियर करने लगते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको नंबर 2 में टिक करना है लैक्टिक एसिड। Then number C, normal range of breathing rate per minute in an average adult person at rest is। जो एडल्ट लोग होते हैं ना, जो जवान लोग होते हैं, वो लोग 1 मिनट में कितना टाइम ब्रीदिंग करते हैं, मतलब कितना टाइम सांस अंदर की तरफ लेते हैं और बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो ऑप्शन इज 9 to 12 टाइम्स, 15 to 18 टाइम्स, 21 to 24 टाइम्स, या फिर नंबर 4 30 to 33 टाइम्स। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स रेस्पियर करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो आपको नंबर 2 पे टिक करना है। देन नंबर डी, ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन द रिब्स। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तब हमारा रिब्स क्या करते हैं? तो ऑप्शन इज मूव अपवर्ड्स, नंबर 2 मूव डाउनवर्ड्स, नंबर 3 मूव अपवर्ड, नंबर 4 डू नॉट मूव एट ऑल। तो हमारा रिब्स क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस छोड़ते हैं ना, पहले मैं बोलती हूँ कि सांस जब हम लोग लेते हैं तो जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जो डायाफ्रागम होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, जिसके वजह से स्टमक में स्पेस बनता है, तो हम लोग सांस अंदर ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग सांस बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो रिब्स जो है वो नीचे की तरफ आते हैं और डायाफ्रागम ऊपर की तरफ जाते हैं, इसीलिए प्रेशर बढ़ता है और जो हवा है वो बाहर निकल जाते हैं। तो आंसर होगा रिब्स मूव डाउनवर्ड्स। तो आपको नंबर 2 में टिक करना है, ठीक है। अभी नंबर 6, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोस इन कॉलम 2। अभी आपको कॉलम 1 में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है और कॉलम 2 में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है। तो ए है ईस्ट। तो ईस्ट का जब रेस्पिरेशन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। तो ये होगा नंबर 3 एल्कोहल। देन डायाफ्रागम। डायाफ्रागम कहाँ पे होता है? चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे। तो
तो ये होगा नंबर 4 चेस्ट कैविटी। तो स्किन, कौन सा जानवर है जो स्किन से ही रेस्पिरेशन करते हैं? वो है अर्थवर्म। फ्रॉग भी करते हैं लेकिन फ्रॉग लंग से भी करते हैं, सिर्फ स्किन से अर्थवर्म करते हैं। देन लीव्स, लीव्स में रेस्पिरेशन किसके ज़रिए होते हैं? लीव्स में कुछ छोटा छोटा पोर्स होते हैं, उसके ज़रिए लीव्स में रेस्पिरेशन होते हैं और उस पोर्स का नाम है स्टोमेटा। देन फिश, जो मछली होते हैं ना, मछली का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? मछली का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स, जिसके ज़रिए वो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उससे लेकर रेस्पिरेशन कर सकते हैं। देन फ्रॉग, फ्रॉग का लंग्स और स्किन दोनों होते हैं, ये होगा नंबर 6 लंग्स एंड स्किन। अभी क्वेश्चन नंबर 7, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स। अगर ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको टी मार्क करना है और अगर फॉल्स है तो आपको एफ मार्क करना है। तो नंबर 1 इज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन। जब हेवी एक्सरसाइज होता है तो एक इंसान का जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। जो प्लांट होते हैं वो दिन के टाइम पे अपना खाना बनाते हैं और रात के टाइम पे वो क्या करते हैं? रेस्पियर करते हैं। ये फॉल्स है, दिन और रात दोनों टाइम पे प्लांट्स रेस्पियर करते हैं। देन नंबर 3, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। फ्रॉग्स का रेस्पिरेशन लंग्स से भी होते हैं और स्किन से भी होते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। देन नंबर 4, फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। फिशेस में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिश में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, जिसके ज़रिए ये रेस्पियर करते हैं। देन नंबर 5, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो चेस्ट कैविटी का जो साइज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो हमारा स्टोमक फूल जाते हैं, है ना, तो मतलब चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो इंक्रीज होते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 8, अभी देखिए नंबर 8 में ना एक बॉक्स दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉक्स के नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। नंबर 1 इज द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट का एयर ट्यूब्स होते हैं, मतलब सांस लेने के लिए जो ट्यूब्स इंसेक्ट में होते हैं उसका नाम क्या है? तो आंसर इज ट्रेकिया, उसका नाम ट्रेकिया होते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, आपने स्केलेटल देखा होगा जो हड्डी हड्डी जैसा दिखते हैं ना, फिंगर टाइप का, तो वो जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं चेस्ट कैविटी में उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिब्स। देन नंबर 3, मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में जो मसल होते हैं चेस्ट कैविटी के फ्लोर में, उस मसल का नाम क्या है? आंसर इज डायाफ्रागम। देन नंबर 4, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के जो सरफेस होते हैं उसमें छोटा छोटा ओपनिंग्स होते हैं, होल होते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टोमेटा। देन नंबर 5, द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट की बॉडी के साइड में एक छोटा सा ओपनिंग्स होते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पाइरिकल्स। देन नंबर 6, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम क्या है? आंसर इज लंग्स। द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, जिस ओपनिंग से हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं उसका नाम है नॉस्ट्रिल्स। एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, मतलब एनारोबिक तरीके से ऑक्सीजन के बिना जो ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं वैसा एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है, तो आंसर इज ईस्ट। एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रेकियल सिस्टम, तो आपको एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है जिसमें ट्रेकियल सिस्टम है, और ट्रेकियल सिस्टम जो है वो इंसेक्ट में होते हैं, तो कोई भी एक इंसेक्ट का नाम लिख दीजिए। हमने बटरफ्लाई लिखा है।
Then last question, question number 9. The mountaineers carry oxygen with them because माउंटेनर्स जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 500 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। मतलब 500 किलोमीटर की एल्टीट्यूड में वहाँ पे कोई हवा नहीं होता है। नंबर बी, अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन ग्राउंड। तो वहाँ पे जो हवा होती है वो ग्राउंड के कंपैरिजन में कम होता है। नंबर सी, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि माउंटेन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसीलिए ऑक्सीजन कैरी करते हैं। या फिर नंबर डी, द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। जो प्रेशर होता है वो वहाँ पे ज़्यादा होता है इसी वजह से ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो आंसर होगा नंबर बी, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल ए पर्सन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से कम हवा होते हैं इसीलिए जो है माउंटेनर्स अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।